फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल में चैप्टर 8, जिसका नाम होगा मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अर्थात हम जो स्पेशली आज पढ़ेंगे वो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पढ़ेंगे जो इनके अंदर आते हैं। ठीक है। और जो अध्याय हमारा जो चैप्टर 8, 9 और 10 होगा उसमें हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी लास्ट क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत के सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? तो भारतीय रेलवे इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा अमेजन बेसिन का जीवन। तो अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेजन बेसिन ये जानने से पहले हम देख लें एक बार मानचित्र के बारे में। ठीक है, कि अमेजन बेसिन कहाँ पर है। और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, और जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य होती है। अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है। ठीक है, अमेजन नदी का नाम है और इसके आसपास के एरिया को अमेजन बेसिन जो इससे बना है, जो बेसिन बना है इस नदी से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, इसी जगह से होकर बहती है। और यहाँ पर बात करें हम जिस स्थान जो ये नदी है अमेजन नदी, उसका जो मुहाना है, मुहाने की बात कर लेते हैं। तो जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में आकर मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। और अमेजन नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यदि यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू में कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है। ये थोड़ा विवाहित नहीं है, ये अपवाहित है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये कुछ जगह हैं ये जो साउथ अमेरिका में पड़ती हैं, ये सब देश हैं साउथ अमेरिका के, तो इनसे होकर ये नदी बहती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो अमेजन बेसिन भूमध्य के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग गर्म एवं आर्द्र होता है। ठीक है, आगे बात करें वर्षावन के बारे में अमेजन के, तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है वो, यहाँ की भूमि पर क्या होता है, यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ठीक है, और ये वन इतने सघन होते हैं कि इनसे क्या होता है कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत बन जाती है, और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, एक सिंपल हम लें एग्जाम्पल, तो जैसे हम अपने घर में इंडोर प्लांट्स रखते हैं जो सिर्फ छाया में बढ़ते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो छाया में बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ के कुछ वन होते हैं जो यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, और ये वन भी ऐसे ही होते हैं जो छाया में बढ़ सके, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति ही पनप सकती है, जिसमें ये हम बात कर चुके हैं। जैसे कि हम बात करें उदाहरण की, तो परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे ऑर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होता है। वर्षा वन में प्राणी जात की बात करें प्रचुरता होती है, जैसे टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में तो देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन वहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए ये आप चित्र में देख रहे होंगे, इसकी चोंच आपको बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार के वहाँ पे पक्षी मिलते हैं। आगे बात करें प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। टैपीर कुछ नया वर्ड है, ये जो जानवर है इसका नाम टैपीर है। ठीक है, और ये जो पक्षी है इसका नाम है टुकन। ठीक है, तो इस प्रकार के वहाँ पे जीव और प्राणी जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि में जो बेसिन है यहाँ का अमेजन बेसिन, वो असाधारण रूप से समृद्ध है।
ठीक है। बात करें वर्षावन के निवासियों के बारे में, तो वर्षावन के जो निवासी होते हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपने भोजन और के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के जो पुरुष हैं वो तो शिकार करते हैं और नदी में मछली भी पकड़ते हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगती हैं, ठीक है, यहाँ की महिलाएं। और क्योंकि मछली का शिकार मिलना निश्चित होता है, ऐसे में जो यहाँ की महिलाएं हैं वो उगाई साग सब्जियों से अपना परिवार का भरण पोषण करती हैं। यहाँ पर एक प्रकार की खेती भी होती है जिसे कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, ठीक है। ये इस प्रकार की कृषि की एक पद्धति है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी कुछ कुछ शब्दावलियों को पकड़कर क्वेश्चन पूछता है, तो उसी पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या होती है। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे कि पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। भारत में बात करें तो आपको पता होगा भारत में इस प्रकार झूम खेती होती है, ठीक है। झूम खेती ये ना कुछ टाइम के लिए होती है, आप वहाँ पे अपनी फसल उगाएंगे, फिर उस मिट्टी की जो वो है उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है, तो फिर उस वहाँ से अपनी फसलें काट दी जाती हैं, फिर कहीं और जाके इसी प्रकार से वनों को काटकर झूम खेती की जाती है, ठीक है। तो जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं तो वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग फिर से इस भूमि के टुकड़े को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या होती है कृषि में। आगे बात करें, जो ये आप चित्र एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो था वनों से घिरे हुए जगह को काट काट के उन्होंने अपने लिए खेत खलिहान बनाए, अपने उपजाऊ मिट्टी बनाए, उसके बाद वो बंजर हो गई। इस प्रकार से क्या हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, ठीक है। बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की, तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, आप सभी जानते होंगे। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। चूँकि हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है, तो हमारे भारत की जो सारी जो ये होंगी कह सकते हैं लोकेशन होगी, तो वो क्या होगी, उत्तरी अक्षांश में ही होगी, ठीक है। तो बात करें घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी जैसी जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालयस के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्रों की। तो मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसे एक बार और देख लेते हैं। इस तरीके से नदियाँ बहती हैं, तो मिट्टी के कटाव से क्या होता है कि जो ये वाला एरिया होता है ये कट जाता है, ठीक है, और ये अलग से एक झील बन जाती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो मानसून जो होता है यहाँ पे मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है और उसी से यहाँ पे वर्षा जो है खेती होती है या फिर यहाँ पे वन उगते हैं। आगे बात करें यहाँ की उगाई जाने वाली फसलों के बारे में, तो गेहूँ, मक्का, धान, ज्वार, चना एवं बाजरा यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। पश्चिम बंगाल में, असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं और मंद ढलान वाले जो पर्वत होते हैं एवं पहाड़ियाँ होती हैं उन पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं में फसलें क्यों उगाई जाती हैं ये भी हम देख लेते हैं। वेदिका क्या होती है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो ढलाव रूप होता है, तो उस पर क्या होता है कि सीढ़ी नुमा कटाई की जाती है मिट्टी की, जिससे क्या होता है कि कृषि करने के लिए आसानी होती है और जो ढलान होता है
वो इसलिए हटाया जाता है, सीढ़ीदार नुमा इसलिए बनाया जाता है कि जल का जो प्रवाह है वो तीव्रता से ना हो सके, क्योंकि अगर जल का प्रवाह तीव्रता से होगा, चूँकि पहाड़ों पर वर्षा होती रहती है, तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी और सब बह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वेदिकानुमा ढलान बनाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साहू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब ना यहाँ की विविधताएं हैं कि किस प्रकार के वन, किस प्रकार के जानवर, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अभी हमने अमेजन बेसिन के बारे में बात की थी, तो वहाँ से और आप देख सकते हैं कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा वन है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में देवदार, चीड़ एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। और जो यहाँ पे फेमस है वो है एक सींग वाला गैंडा, जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। गैंडा, एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा एक वन्य वो है उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण में इसको रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान फेमस है? काजीरंगा। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साथ यहाँ पे डल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जलीय जीवों की बात करें तो रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। इस तरह की शब्दावलियां यूपीएससी पकड़ता है। जैसे ये हुआ रोहू, कतला एवं हिल्सा आपको दे दिया। 2021 में कुछ नाटककार के नाम दिए थे कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर आपको दे दिया रोहू, कतला एवं हिल्सा ये मछलियों की प्रजाति है, या फिर ये जानवरों की है, या कुछ भी दे दिया फूलों की प्रजाति है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ठीक है, पर्यटन जो है यहाँ का इस बेसिन का महत्वपूर्ण क्रिया है ना। तो बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे जो पर्यटन है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल पर्यटन का क्षेत्र है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप। लखनऊ का इमामबाड़ा। असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव प्राणी और वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय यहाँ पे स्थल देखने को मिलते हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और भी बात कर लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। ठीक है, कोलकाता, जो जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। और बात करें तो बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र भी उपस्थित है। ठीक है, और क्या नदी के जो तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग है, यातायात का प्रभावशाली जो माध्यम है वो कोलकाता की हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन से है। और मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। ठीक है, और गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं। यहाँ पे कुछ अलावनीय जो जल है उसमें जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जल अलावनीय जल है, और अलावनीय जल में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में शूशु या फिर अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। और इसकी उपस्थिति क्या है कि इसकी उपस्थिति जल की शुद्धता बताती है। यदि ये इसमें अच्छे से रह रही हैं, जीवित हैं, तो अर्थात जल में शुद्धता है। लेकिन जैसे ही पानी गंदा हो जाता है इन डॉल्फिन की प्रजातियां भी नष्ट होने लगती हैं। तो इस प्रकार पता चल जाता है कि जल यहाँ पे साफ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी अमेजन बेसिन की और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में पूरा बता चुकी हूँ। तो
तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF और डेली क्विज़ देखने को मिलेंगे। चूँकि हमारा UPSC बहुत ही करीब है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको प्री में भी क्विज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।